स्वागत है आपका लूसेंट सीरीज के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पिछला जो हमारा वीडियो था वो था हमारा लूसेंट का इतिहास का सेकंड जो एक विषय है प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जो कि वीडियो अपलोड है। अगर आपने चैनल पर जाके नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और आज हमारा तीसरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। पूरा डिटेल में जितना ही इसमें दिया गया है पूरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप इस चैनल के साथ तो जुड़ जाइए और वीडियो के साथ जुड़ के और वीडियो को लाइक करिए दीजिए। चलिए, सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। रेडियो कार्बनिक C14 क्या है? C14 रेडियो कार्बनिक C14 एक विश्लेषण पद्धति है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है, एक साइंटिफिक मेथड है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। अब इसके बारे में आपको अधिक जानना है तो आप इसके ऊपर वीडियो देख सकते हैं। जितना मेरे को पता है मैं बताता हूँ। जिस चीज़ में जो कार्बन की संख्या जितनी ही कम होती है वो चीज़ उतनी ही पुरानी होती है। यह है रेडियो कार्बनिक C14 जैसी विश्लेषण पद्धति, ठीक है। और इसके द्वारा जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समान चीज जो भी होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो C14 जैसी विश्लेषण पद्धति के द्वारा उसकी सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। अब 2400 से 1700 है, पहले 2400 फिर 1700 आया। ये आपको पीछे आप अगर वीडियो देखेंगे तो ये ईसा पूर्व क्या है इसके बारे में आप समझ चुके होंगे कि ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो उल्टी होती है। तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, ठीक है, मानी गई है, ठीक है। तो रेडियो कार्बनिक C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति क्या है आपने पढ़ ही लिया, जिसके द्वारा क्या पता लगाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वमान्य तिथि क्या है? 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है त्रिभुजाकार है, ये याद रखिएगा। तो ये तीन चीज अभी इसमें क्लियर हुआ है। C14 क्या है? ईसा पूर्व 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व इसकी सर्वमान्य तिथि मानी गई है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस प्रकार से है? तो त्रिभुजाकार है। इतना पता आपको चलिए गया होगा। चलिए, नोट यहाँ पे एक दिया गया है कि तिथि, देखिए C14 के बारे में ही दे दिया गया है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज। अब C14 की जो विश्लेषण पद्धति है जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि कौन चीज कितनी पुरानी है, तो ये जो पद्धति है इसकी खोज के बारे में बताया गया है कि C14 जो कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लिपि द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। C14 एक विश्लेषण पद्धति है जिसके द्वारा किसी पुरानी चीज का पता लगाया जाता है कि ये चीज कितनी पुरानी हो सकती है। एक विश्लेषण पद्धति है, साइंटिफिक मेथड है जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कोई चीज कितनी पुरानी है, ठीक है। C14 की जो विश्लेषण पद्धति है इसकी खोज किसने की? तो अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लिपि द्वारा खोज की गई है। तो C14 जो विश्लेषण पद्धति है उसकी खोज रसायन शास्त्री जो अमेरिका के हैं उनका नाम है BF लिपि द्वारा की गई है। C14 BF लिपि द्वारा खोजी गई, कब खोजी गई? 1946 ईस्वी में, ठीक है। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतनी ही चीज वो प्राचीन मानी जाती है, ठीक है। कोई पदार्थ है, मान लीजिए कि पुराना जमाने का कोई पदार्थ है, तो उसमें कार्बन 14 की जितनी जो कम उसमें होगी, जितनी कम होगी उतनी ही वह चीज पुरानी मानी जाती है। तो विश्लेषण पद्धति आपने समझ लिया। C14 क्या है, कहाँ खोज हुआ, किसने खोज किया, कब खोज किया और
क्या पद्धति है जिसमें कार्बन की, जिस चीज में कार्बन की मात्रा कम होती है वो चीज उतनी ही पुरानी होती है। जितनी कम हो उसमें कार्बन की मात्रा होगी। मान लीजिए कि कोई एक किताब भी है जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी ही कम होगी, कोई वस्तु है, तो वह चीज उतनी ही पुरानी मानी जाती है। तो ठीक है, तो रेडियो कार्बनिक C14 के बारे में पढ़ लिया। विश्लेषण पद्धति किसने खोज की, क्या था, ठीक है। अब बताइए मुझे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है। तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है। इसका विस्तार किस प्रकार हुआ है, त्रिभुजाकार हुआ है। C14 एक विश्लेषण पद्धति है जिसके अमेरिका के रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा 1946 में इसे खोजा गया था। इस पद्धति के द्वारा जिस पदार्थ में C14 की वैल्यू जितनी ही कम होती है वह चीज उतनी ही पुरानी मानी जाती है। अब बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु घाटी की खोज कब हुई, 1921 ईस्वी। किसने की, तो राय दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक, अब इतिहास के 3 भाग आपने पढ़े थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो सिंधु घाटी सभ्यता को किस में रखा जा सकता है, आद्य ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्ट्रिक में। ठीक है, ठीक है। और इसे क्या, और इसे और किस में रखा जा सकता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रोंज युग, कांस्य युग में रखा जा सकता है और आद्य हिस्ट्री में रखा जा सकता है। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्रिक और कांस्य ब्रोंज युग, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक, इन सब में इसको सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। ठीक है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी कहाँ के थे, तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की। ठीक है, कौन बोल रहा है कि सर जॉन मार्शल कौन है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक है सन जॉन मार्शल। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या होता है, जो पुरानी चीजों की खोज करता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। ठीक है, तो ये हुआ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो ठीक है, तो सर जॉन मार्शल थे, ठीक है, उस समय तत्कालीन, और उन्होंने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की। और उन्होंने घोषणा की कि सिंधु घाटी नाम की एक सभ्यता पाई गई। कब घोषित किया, सन जॉन मार्शल ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, जो 1924 में थे। ठीक है, और इन्होंने 1924 में ही सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत सभ्यता पाए जाने की इन्होंने विविध घोषणा की। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित है। सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, ठीक है, सिंधु घाटी के जो सबसे ज्यादा जो जगह है किसके किनारे है, तो दशक नदी के किनारे है। ठीक है, सुत कांगेडर बलूचिस्तान में है, अभी यह पड़ता है। ठीक है, पूर्वी पुरास्थल हिडन नदी के किनारे, ठीक है, पूर्वी पुरास्थल हिडन नदी के किनारे है, और पश्चिमी पुरास्थल बलूचिस्तान सुतकांगेडरो में है। ठीक है, और हिडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर है, और अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर वह दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाई माझाबाद जिला अहमदानगर
अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक है। पश्चिमी पुरास्थल सिंधु घाटी की पश्चिमी सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कहाँ है? तो बलूचिस्तान, सुतकांगेडर। ठीक है। पूर्वी पुरास्थल कहाँ है? तो हिडन नदी के किनारे आलमगिरीपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी के तट पर। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी के तट पर, अखनूर के निकट मादा। ठीक है। ठीक है। मादा जम्मू कश्मीर। ठीक है। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है, मादा जम्मू कश्मीर। ठीक है। वह दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो ठीक है, ये 4 है इसके, तो 4 याद रखिएगा। आगे है सिंधु सभ्यता या सभ्यंत सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता या सभ्यंत सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो पूछ दिया जाएगा कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। सभ्यंत सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। ठीक है। अब इस सभ्यता में मुख्य जो 6 महानगर हैं उनकी ही मतलब उनको ही संख्या दी गई है, उनको ही नाम दिया गया है। ठीक है। जो कि पहला है मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी जिससे प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थलों में जो परिपक्व अवस्था वाले जो जगह मिले थे उनमें से 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। 6 को ही माना गया है कि ये बड़े नगर हो सकते हैं। एक था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अगला है गनवाड़िक वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालिंगबगन। ठीक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के साइट है। ठीक है, याद रखिएगा 6। ठीक है, महानगरों की संख्या इसको दी गई है। ठीक है। अगला देखिए, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। ठीक है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। ठीक है। धौलावीरा क्या है? तो धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक साइट है, पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो आज़ादी के बाद हड़प्पा संस्कृति के जो सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो कहाँ खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए। ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ रहा है। ठीक है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? तो राखीगढ़ी, घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो फिलहाल में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर नदी कहाँ है? तो हरियाणा में है। ठीक है, हिसार जिला में। तो इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। ठीक है। राखीगढ़ी की खोज कब की? तो इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। ठीक है। अगला है लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह 2 है, लोथल एवं सुतकोदा। जूते हुए खेत और नक्शादीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालिंगबगन से प्राप्त हुआ है। जोते हुए खेत और नक्शादीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालिंगबगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नान घर संभवतः सभ्यंत सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। एक स्नान घर के रूप में सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो में, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7
1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत एक स्नान घर है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त इस स्नान घर की जो लंबाई है वो 11.88 मीटर है, चौड़ाई है 7.1 मीटर और 2.43 मीटर गहराई है। ठीक है। अग्निकुंड लोथल एवं कलिंग बगन से प्राप्त हुए हैं। तो अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल एवं कलिंग बगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक साइट है। ठीक है। तो वहां से एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। तो मोहनजोदड़ो से पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, जो कि 3 मुखों वाले है, देवता हैं। ठीक है। उनके चारों हाथों में गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है। गेंडा, हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो नर्तकी की एक कांच की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर, मोहरों मतलब थापा। ठीक है। तो हड़प्पा के जो मोहरे थे उस पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी पशु का अंकन उसमें मिलता है, याद रखिएगा। हड़प्पा के मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयतकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। याद रखिएगा, हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है और यहाँ से प्राप्त एक आयतकार जो एक मुहर है, वहाँ उस पर स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है। एक मुहर मिला। ठीक है, हड़प्पा से। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी, हड़प्पा है, सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है, वहां पर एक मोहर है। ठीक है। तो वहां पर एक श्रृंगी पशु के, उनके मोहरों पर श्रृंगी पशुओं का अंकन सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और जो आयतकार, देखिए याद रखिएगा, आयतकार एक मुहर यहाँ से प्राप्त हुआ है, जहाँ उस मुहर पर स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो में मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि, अब देखिए लिपि के बारे में बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर। हिंदी चलती है बाईं से दाईं, और लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है और यह बाईं से दाईं ओर चलती है। ठीक है। जबकि अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेकिन अगर कुछ लिखा जाता था और वह एक से ज्यादा लाइनों में लिखा जाता था, तो जो पहली पंक्ति होती थी वो दाईं से बाईं जाती थी। ठीक है। और दूसरी जो नीचे लाइन होती थी, दूसरी लाइन बाईं से दाईं जाती थी। तो शायद ऐसे ही चलते हुए बाईं से दाईं, दाईं से बाईं। ठीक है। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जो कि भाव चित्रात्मक है। ठीक है, याद रखिएगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लिखने की कला, ठीक है, लिखने की कला की उचित प्रणाली सबसे पहले किसने विकसित की थी? तो यह है पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी, यह याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है,
याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। याद रखिएगा, घरों के दरवाजे जो है वह पीछे की ओर खुलते थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर, जैसे कि हमारा जो आज का जो घर होता है वो सड़क की ओर दरवाजा खिड़कियां होता है, लेकिन सड़क की ओर नहीं खुलकर वो पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक है, लेकिन केवल लोथल नगर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का है एक साइट है, तो लोथल नगर के ही सिर्फ दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे और बाकी जो है वो पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सवैंध भाषी किससे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो लगते उसे सवैंध भाषी कहते थे। ठीक है, सवैंध भाषी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? तो बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। रंगपुर एवं लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है जहां से धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, वहां पे चावल के दाने मिले हैं। चावल का प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुआ है। आगे पढ़िए। सुरकोतता कालीन बगन एवं लोथल से सवैंध कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। अब देखिएगा, सवैंध सभ्यता में सुतकोदता है, कालीन बगन है एवं लोथल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। तौल की इकाई क्या थी? तौलने की, किसी चीज को तौलना है तो कौन सी इकाई प्राप्त होती है? 16 के अनुपात में थी। ठीक है, सवैंध सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। याद रखिएगा कि सवैंध घाटी के सभ्यता के लोग जो है यातायात के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित अभिलेख मेलुहा शब्द है। ठीक है, मेसोपोटामिया यह एक लेखक होंगे, इन्होंने अभिलेख लिखा होगा। इन्होंने अपने अभिलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया होगा, जिसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, आगे पढ़िए। सवैंध सभ्यता हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। तो हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था? तो वणिक वर्गों के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। ठीक है, याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे उर्वरकता की देवी मानकर। ठीक है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में पेड़ों की पूजा होती थी और शिव भगवान का पूजा हुआ करता था। ठीक है, उसके भी प्रमाण मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। संभाषित चिन्ह संभवतः हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, सभाप्तिक चिन्ह, ठीक है, संभवतः हड़प्पा संस्कृति सभ्यता की देन है। यह चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रचलित क्या था? तो मातृ देवी की उपासना सबसे प्रचलित थी। ठीक है, पशुओं के में कुब्बड़ वाला सांड
इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पशुओं में अब किसको पूजते थे, ठीक है, तो पशुओं में यह कुब्बड़ वाला सांड को पूजते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुब्बड़ वाला सांड को पूजा करते थे, ठीक है। पशुओं में सबसे पूजनीय कुब्बड़ वाला सांड था। स्त्री मूर्तियों, मृण मूर्तियों, मिट्टी की मूर्तियों, मतलब मृण मूर्तियों मतलब मिट्टी की मूर्ति, स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संबंध संवाद मातृ सत्तामक था। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की मूर्तियां मिली है, मिट्टी की स्त्रियों की मूर्तियां मिली है, अधिक मिली है, जिससे कि यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समाज के लोग मातृ सत्तात्मक थे, मातृ प्रेम से प्रति आकर्षण था उन लोगों का, ठीक है। सवैंधवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। किस चीज का प्रयोग करते थे, तो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, याद रखिएगा। मनोरंजन के लिए अब सवैंधवासी क्या करते थे, तो वह मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपट का पासा खेलते थे और आदि साधनों का प्रयोग किया करते थे। मनोरंजन के लिए ये सब करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग बनाते थे, लेकिन किस रंग के, काले रंग के डिजाइन किए हुए, काले रंग के डिजाइन किए हुए मिट्टी के बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी के लोगों को तलवार के बारे में पता नहीं था। कालिंग बगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालिंग बगन का अर्थ है काली चूड़िया, ठीक है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने की ओर अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते, ठीक है। कालिंग बगन एकमात्र ऐसा हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थल था जहाँ का जो निचला शहर है वह सामान्य लोगों के रहने के लिए उपलब्ध था, ठीक है। कालिंग बगन का अर्थ क्या होता है, तो कालिंग बगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तर के खेत जोते जाने और अग्नि पूजन की प्रथा का प्रमाण मिलता है। तो कालिंग बगन में खेत जोते जाने का प्रमाण मिलता है तथा अग्नि पूजन की प्रथा का प्रमाण मिलता है। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सवैंध सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति जो प्रथा है वो प्रचलित थी सवैंध सभ्यता में। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, ठीक है, याद रखिएगा। शरीर को जलाया जाता था, सबको जलाया जाता था और गाड़ा भी जाता था, ये दोनों प्रचलित था हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है। हड़प्पा में सबों बोले सवैंध सभ्यता में, ठीक है। अब हड़प्पा में बोल रहा है कि हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में शरीर को जलाया जाता था, ठीक है। विद्यमान थी यह प्रथा दोनों में, ठीक है। लोथल एवं कालिंग बगन में युगम समाधियां मिली है। सब लोथल एवं कालिंग बगन में ये दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, ठीक है। सवैंध सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था। सवैंध सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश का जो कारण था क्या था, तो बाढ़ था। यहाँ पे जो मुख्य कारण बताया, प्रभावी कारण बताया है वो बाढ़ है। आग में पकी हुई मिट्टी के टोरा कोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, तो टोरा कोटा कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे हो गया। और एक छोटा सा वीडियो आएगा कि हड़प्पा कहाँ है, यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है, तो उसको अगले वीडियो में समझना आसान होगा। तो C14 हमने पढ़ लिया क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, C14 की खोज किसने की, कब की। C14 की खोज 1946 में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब की, ये पढ़ लिया हमने। सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा जाता है, तो ब्रोंज युग आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। सर जॉन मार्शल कौन था जो 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत सभ्यता पाए जाने की घोषणा की थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता पुरातत्व स्थल कहाँ कहाँ है, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थल है कहाँ कहाँ, ये भी हमने पढ़ लिया। सिंधु सभ्यता सवैंध सभ्यता
नगरी सभ्यता थी, ठीक है। इसके बड़े हमने 6 जो संज्ञा दी गई है उन सभी स्तरों के बारे में पढ़ लिया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालिक बाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालिंगबगन, ठीक है। धौलावीरा को 2021 में विश्व स्थल जो है विरासत घोषित कर दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले गए हैं, तो गुजरात में पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, मोहनजोदड़ो है। सबके भारत में इसका सबसे बड़ा साइट कौन सा है, तो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी खोज 1963 में सूरजवंश सिंह ने की थी, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर लोथल एवं सुतकोड़ता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, ये भी हमने पढ़ लिया। जुते हुए खेत और नक्शेदार ईंटों का प्रयोग जो कालिंगबगन से प्राप्त हुए, ये भी पढ़ लिया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नान घर जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पाई गई है, उसके बारे में पढ़ा हमने। अग्निकुंड एवं लोथल एवं कालिंगबगन से प्राप्त हुए, अग्निकुंड कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, ये भी पढ़ लिया हमने लोथल एवं कालिंगबगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील की मूर्ति मिली है, जहाँ पे पशुपतिनाथ मूर्ति मिली है, उनके चारों हाथ में क्या क्या है, ये भी हमने पढ़ लिया। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि शीशे की मूर्ति है, ठीक है, कांस्य मूर्ति है, ठीक है। हड़प्पा में मोहरों के बारे में हमने पढ़ लिया है। मनके के बारे में हमने पढ़ लिया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में हमने पढ़ लिया। लेखन कला के बारे में पढ़ लिया। सिंधु घाटी के ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे, कौन कौन से फसल उगाते थे, मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे, मिट्टी के बने हल का प्रयोग करते थे, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। धान की खेती क्या करते थे, इसका भी प्रमाण मिला है। सुतकोटा कालीनबगन में संबंध कालीन घोड़ों के अस्थि पंजर मिले हैं, इसका भी हमने बात कर लिया। और तौल की इकाई क्या थी, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया। फिर सेवेंथ सभ्यता के लोग यातायात के लिए किन किन वाहनों का प्रयोग करते थे, 2 पहियों एवं 4 पहियों के रूप में किसका किसका प्रयोग करते थे, भी हमने पढ़ लिया। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेहुला शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता से, ये भी हमने पढ़ लिया। सवैंध सभ्यता हड़प्पा संस्कृति की शासन किसके हाथों में था, तो बनिक वर्गों के हाथों में था, ये भी हमने पढ़ लिया। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा, यह भी हमने पढ़ लिया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे, उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, ठीक है, जिसका साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, ठीक है। सर्वाधिक शास्त्रीय चिन्ह सभ्यता हड़प्पा संस्कृति की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है, भी हमने पढ़ लिया। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे अधिक प्रचलित है, भी पढ़ लिया। पशुओं में कौन पूजनीय था, तो कुब्बड़ वाला सांड सबसे पूजनीय था, भी पढ़ लिया। स्त्री की मिट्टी की मूर्ति मिली है जिससे कि मातृ उपासना का जो है प्रमाण मिलता है। सूती का वस्त्र और ऊन का वस्त्र प्रयोग करते थे संबंधवासी। मनोरंजन के लिए पक्षियों को लड़ाना, मछली पकड़ना, शिकार करना आदि इसमें शामिल था। मनोरंजन के लिए इन सब का प्रयोग किया करते थे। सिंधु घाटी के लोग काले रंग के डिजाइन के हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, भी हमने पढ़ लिया। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालिंगबगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जहाँ पर निचला शहर सामान्य लोगों के लिए भी किले से घिरा हुआ। कालिंगबगन का अर्थ होता है काली चूड़िया, भी हमने पढ़ लिया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा तक खेत जोते हुए और अग्नि उपासना की है, जो यहाँ का प्रमाण मिलता है। पर्दा प्रथा एवं वेश्या प्रथा जो सिंधु घाटी दोनों में प्रचलित थी, ये भी हमने पढ़ लिया। शवों की जलाने की प्रक्रिया कहाँ गाड़ने की और कहाँ जलाने की थी, ये भी हमने पढ़ लिया। सवैन सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या है, तो बाढ़ था, भी हमने पढ़ लिया। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो टेराकोटा कहा जाता है, भी हमने पढ़ लिया। तो इतना ही था इसमें। और एक इसके बाद हमारा वैदिक सभ्यता चालू होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इतना ही। और चलिए इसको हम शॉर्ट में डालेंगे कि वर्तमान में ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, तो कहाँ स्थित है और किसने इसकी खोज की थी, इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य जानकारी जो दी गई है, आप नोट्स बना के आप लिख सकते हैं, जिससे बेहतर जानकारी आपको याद करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये हमने पढ़ लिया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा। इसके बारे में हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता, चौथा हमारा टॉपिक है, ठीक है। वैदिक काल क्या है नहीं है, इस सब के बारे में है। उसके बाद महाजनपद है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप शॉर्ट वीडियो चाहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में धीरे धीरे छोटा छोटा, तो वो भी मैं डालूंगा, परंतु अभी मैंने एक लॉन्ग वीडियो अपलोड किया है, उसको भी हम डालेंगे।